वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में स्ट्रेप्टोकोकस करने वाले हैं सही। और ये है लेविंसन का चैप्टर नंबर 15 ग्राम पॉजिटिव कोकाई, जिसमें से हमने स्टाफ पहले कर लिया था और स्ट्रेप लेता था। अगेन मैं आपको इसके लैब डायग्नोसिस पहले बता देती हूँ, बिकॉज वो मैंने लेदर से करके लिखी हुई है। स्टाफ करते हुए मैंने आपको बताई थी कि ग्राम पॉजिटिव कोकाई में आपके पास दो ही बैक्टीरिया आते हैं, या स्टैफ आएगा या स्ट्रेप आएगा। तो अगर अब आपको एक प्लेट दे दी गई जिसके अंदर आपको कहा गया कि ये बैक्टीरिया ग्रो की है और ये ग्राम पॉजिटिव कोकाया हिंट दे दिया, आप डिटेक्ट करो कि जी वो कैटलिस है, वो स्टैफ है या स्ट्रेप है। तो सबसे पहला जो टेस्ट आप परफॉर्म करोगे उन्हें डिफ्रेंशिएट करने के लिए वो कैटलिस टेस्ट होगा। कैटलिस टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो वो स्टेफाइलोकोकस होगा, नेगेटिव आया तो वो स्ट्रेप्टोकोकस होगा। चलें अब हम आते हैं जी हमारे टॉपिक की तरफ, स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस के बारे में लेविंसन क्या कहती है हमें, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकोकस जो है ना, इसके अंदर फर्दर आगे कुछ पहले स्पीशीज़ आती हैं, उनके नाम एक बार देख लीजिए ताकि आपको ये ग्रास्प करना जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाए, मैं थोड़ी आसानी से आपको बता सकूं कि इस चैप्टर में क्या लिखा है। एक है इसमें हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन, ठीक है। एक गैलेक्टी, एंटीरोकोकस फेशियालिस, स्ट्रेप्टोकोकस बोविस, स्ट्रेप नमूनी और विरिडेंस। सही। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तकरीबन 6 बन रहे हैं, ठीक है। अब इसके अलावा ना इनको एक दूसरे नाम से भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसमें आपने देखा होगा कि ब्रैकेट में करके ना एस पायोजीन के आगे ए लिखा होगा, ए गैलेक्टी के आगे बी लिखा होगा। तो ये इसको फर्दर इनके ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जिसमें ए से लेके यू तक इनको नेम दिए गए हैं। तो जो ए है ये अगर हम बोले स्ट्रेप्टोकोकस ए तो वो एस पायोजीन्स के आगे होगा। अगर वो स्ट्रेप्टोकोकस बी बोल रहे होंगे तो वो स्ट्रेप्टोकोकस ए गैलेक्टी होगा। डी जो है वो फेशियालिस और एस बोविस, इन दोनों को देते हैं नाम। और नमूने विरिडेंस का एज सच कोई नहीं है, ठीक है। तो ये इसकी आगे फर्दर इसकी स्पीशीज़ के नेम्स हैं, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ख़राबी ये कर रहा है। इसकी सबसे ज़्यादा जो है ना वो साइन एंड सिम्टम मतलब ज़्यादा है, और ज़्यादा फोकस जो है ना ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में लिखा हुआ है। और बाकी जो है वो मतलब आपके पास लिखा तो हुआ है, मैं आपको साथ साथ बताऊँगी। एक ये टेबल है हमारे पास और एक टेबल ये है। टेबल इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि टेबल को एक बार देख लिया जाए तो चीज़ें ना वहाँ से समझ आ जाती हैं, अंडरस्टैंड हो जाती हैं। बाकी आप वीडियो एंड तक देखो, मैं साथ साथ जो लेविंसन में लिखा है वो आपको बताती जाती हैं, और साथ साथ उसको बुक पे खोल के मार्क भी करते जाया करें, सही। अब ये जो टेबल है ना, इसमें डिजीज़ का इसमें कुछ खास नहीं लिखा। जब तक आप सारा पढ़ नहीं लोगे आपको समझ नहीं आएगा। इसमें लिखा है कि जी फेरेंजाइटिस हो जाएगा, सेलुलाइटिस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वो तो भाई आगे लिखा हुआ है ना बारी बारी हर एक बैक्टीरिया का, तो वो हम पढ़ते जाते हैं, हमें ये सारा पता चल जाएगा। समरी टाइप लिखा हुआ है इन्होंने। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या हैं स्ट्रेप्टोकोकस की। अब जो स्ट्रेप्टोकोकस है ना हमारा, स्ट्रेप्टोकोकस ये तो पता है मुझे ग्राम पॉजिटिव है, ठीक है। दूसरी बात ये मैंने पहले बता दी थी कि कैटलिस टेस्ट करना है तो वो नेगेटिव आएगा तो ही स्ट्रेप्टोकोकस होगा, पॉजिटिव आए तो स्टाफ होता है। तो कैटलिस नेगेटिव है ये सारे, ठीक है। इसके अलावा हम एक चीज़ करते हैं कि हम हीमोलिसिस जो है ना वो देख लेते हैं। जो हीमोलिसिस होती है ना, यानी कि आरबीसी को किस तरह से ब्रेक कर रहा है या नहीं कर रहा, वो 3 तरह से आती है। एक होती है बीटा हीमोलिसिस, एक होती है अल्फा हीमोलिसिस, एक होती है गैमा। बीटा हीमोलिसिस जो है ये कंप्लीट हीमोलिसिस होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है वो कंप्लीट जो है ना वो तोड़ रहा है आरबीसी को। अल्फा हीमोलिसिस जो है ना ये इनकम्प्लीट हीमोलिसिस होती है। और अगर वो बोल दे ना गैमा तो इसका मतलब है कि हीमोलिसिस नहीं हो रही, ठीक है। तो ये साइन होता है। अब यहाँ पर देखें एस पायोजीन, ठीक है, और ए गैलेक्टी, ये दोनों बीटा हीमोलिसिस करते हैं, ठीक है। और जो ई फेशियालिस और एस बोविस है ये दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, लेकिन जो नमूने और विरिडेंस है ये दोनों की अल्फा हीमोलिसिस होती है। ओके, मैं आपको स्केची की तरफ लेके आ रही हूँ ताकि थोड़ा सा मैं आपको ना एक अच्छा व्यू अपना दे सकूँ, ट्रांसफ़र कर सकूँ बेस्ट। अब ये देखें इस बल्ब के अंदर ना बी का साइन बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि बीटा हीमोलिसिस है, सही। तो जो आपके पास ये स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स की इन्होंने बनाई हुई है स्केची में, ठीक है। इसके अलावा ए गैलेक्टी है ना, तो उसमें भी बल्ब के अंदर बी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ए गैलेक्टी और जो मेरे पास कौन सा है पायोजीन, ये दोनों बीटा हीमोलिसिस करते हैं। अब उसके बाद निमोनिया और विरिडेंस में आना, तो इधर यहाँ पे अल्फ़ा लिखा हुआ है, तो ये मतलब उन्होंने साइन बनाया हुआ याद करने के लिए। तो इसका मतलब ये जो दोनों है ना नमूने और विरिडेंस, ठीक है, ये क्या कर रहे होंगे, ये अल्फ़ा हीमोलिसिस कर रहे होंगे, सही। अब उसके बाद जो है ये हो गई इनकी हीमोलिसिस। अब हम आते हैं आगे कुछ फर्दर जो है वो डायग्नोसिस की तरफ के। हम ये जो 6 स्पीशीज़ हैं, ठीक है,
2 4 यस 6 ही बनती है। मेरा मैथ थोड़ा वीक है। ओके, मैथ्स वीक होते हैं इसलिए मेडिकल में आते हैं ना। और जो डिजीज़ है ना, मतलब उसमें यहाँ पर देख लें कि डिजीज़ लाइक डायग्नोसिस जो है वो आपने कैसे करना है। एक तो मैंने कैटालिस्ट टेस्ट परफॉर्म किया, वो नेगेटिव आया, तो मैंने कह दिया कि अगर कोई ग्राम पॉजिटिव था, उसने मुझे बताया हुआ था कैटालिस्ट से नेगेटिव आ गया, तो ये कौन सा स्ट्रेप है। स्ट्रेप में मैंने फिर आगे जाके देखा कि अगर मैं बात कर रही हूँ पायोजीन्स की, तो पायोजीन्स बेसिट्रेसिन सेंसिटिव था। बेसिट्रेसिन क्या है, मैंने ये एंटीबायोटिक डाली, ठीक है, एस पायोजिन बैक्टीरिया पर, ये मेरे पास प्लेट है, ठीक है, मैंने एंटीबायोटिक डाली, ठीक है, तो उस एंटीबायोटिक डालने पे जहाँ पे एंटीबायोटिक थी ना, वहाँ पे बैक्टीरिया मर जाएगा, जोन ऑफ इनहिबिशन आ जाएगा। तो जब जोन ऑफ इनहिबिशन आ जाएगा ना, तो इसका मतलब है कि ये इससे किल हो रहा है, तो इसका मतलब ये इससे सेंसिटिव है। तो वो जो हमारे पास बेसिट्रेसिन सेंसिटिव है, वो कौन सा पायोजीन। और ए गैलेक्टी को अगर मैं देखूँ ना, अगर तो वो जोन ऑफ इनहिबिशन ना आए, तो फिर आपने कहना ये बेसिट्रेसिन रेजिस्टेंट है। तो रेजिस्टेंस कौन सा होता है, ए गैलेक्टी। ए गैलेक्टी में ना एक दूसरा टेस्ट पॉजिटिव होता है, वो होता है हिप्यूरेटिव टेस्ट, ठीक है। अब ये ए गैलेक्टी की पिक है, सही। तो ए गैलेक्टी में देखें स्केची ने यहाँ पे एक मतलब कि हिप्पो बनाया हुआ है ना यहाँ पे, तो उससे थोड़ा सा याद करने में कि हिप्यूरेटिव टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है। दूसरा ए गैलेक्टी में देख लें एक बच्चा बनाया हुआ है, तो ये मदर से जाती है बच्चे में, और इसमें जो है वो जो है क्या करती है, मेनिंजाइटिस करती है, ठीक है, और सेप्सिस कर देती है बच्चे में। तो ये कौन सा ए गैलेक्टी के बारे में मैंने आपको बताया है, ये जो सेप्सिस और मेनिंजाइटिस करता है, सही। तो अब ये देख लें, हमारे पास एस पायोजीन बेसिट्रेसिन सेंसिटिव और एस ए गैलेक्टी बेसिट्रेसिन रेजिस्टेंस, लेकिन हिप्यूरेटिव से हाइड्रोलाइज हो जाता है। फिर आता है ई फेसियालिस, ये ग्रो करता है। अब इसको ना, इसकी ग्रोथ हम देखते हैं कि अगर सेलाइन में 6.5% सेलाइन यानी NaCl में ग्रो करें, तो एंटीरोकोकस फेसियालिस ग्रो कर जाता है, और जो एस बोविस है ये ग्रो नहीं करता, सही। और इसके इन दोनों का आपस में ये लिंक है कि दोनों ना एंटीरोकोकस जो है ना, इसका एंटीरोसाइट इंटेस्टाइन में होते हैं, यानी कि कोलोन के अंदर वाले बैक्टीरिया हैं। तो ये दोनों का हमारे पास जो ग्रुप है वो डी बनता है यहाँ पे, ठीक है। ग्रुप डी में 2 बैक्टीरिया आते हैं, एंटीरोकोकस फेसियालिस और एस बोविस, ठीक है। एंटीरोकोकस फेसियालिस सेलाइन सॉल्यूशन में ग्रो कर जाता है, और जो एस बोविस है वो नहीं करता, सही। और अच्छा, फॉर एग्जांपल ये स्केची ने एंटीरोकोकस बनाया हुआ है फेसियालिस ना, तो उसमें देखो 6.5% यहाँ पे करके उन्होंने लिखा है, जो कि सोडियम क्लोराइड इस तरह से लग रहा है, तो ये उसमें ग्रो कर जाता है। तो ये इसका था आई एम सॉरी, ओके। अब आगे आता है एस नमूने और विरिडेंस। इसको हम किस तरह से डायग्नोज करेंगे भाई, ये स्केची में याद करने के लिए बनाया हुआ। बेसिकली ना स्केची में एकदम से समझ नहीं आता, तो आपके एक बार थोड़ा सा रीड हो, थोड़ा सा आइडिया हो, या एटलीस्ट अगर आप जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ, वीडियो सुन लो, उसके बाद आप स्केची कर सकते हो फॉलो, सही। ओके, मैं कई बार सही बोल चुकी हूँ इस वीडियो में, मैंने खुद नोटिस किया है। ये जो है ना, ये वाला जो हॉर्स है और इसके ऊपर जो बैठा हुआ बंदा, ये बता रहा है स्ट्रेप्टोकोकस नमूने को शो कर रहा है, और ये जो जोकर टाइप बनाया हुआ है और साथ में गधा सा बनाया हुआ है, ये जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस को शो कर रहा है। और स्ट्रेप्टोकोकस नमूने को देखें कि इस वाले पर्सन की जो चिन्ह है वो मतलब शो हो रही है, तो उन्होंने उससे कह दिया कि ऑप्टोचिन टेस्ट जो है ना वो इसका सेंसिटिव होगा, इसकी चिन्ह जो है वो शो नहीं हो रही, बल्कि उन्होंने लंबी सी की हुई है, रेजिस्टेंट सी है, तो इसका मतलब कि एस विरिडेंस जो है वो उसका ऑप्टोचिन जो है वो इनहिबिट हो जाएगा ऑप्टोचिन से, सही। और देखो फिर से बोल दिया। और ये देखें, ये इसका जो हॉर्स है ना, ये इसको मड लगी हुई है, ठीक है, जैसे ये बाइल के अंदर सोलुबल है, और इसके हॉर्स जो गधा है, इसके पाँव को कोई भी ऐसी मड नहीं लगी हुई, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, ये सोलुबल नहीं है, तो ये बाइल के अंदर सोलुबल नहीं होता, ठीक है, नॉट बाइल सोलुबल। तो बस ये जो कुछ चीज़ें थी मैंने आपको वो स्केची से जो थोड़ा बहुत ही लिंक बनता है, इतना लिंक नहीं बनता जितना वो निकाल देते होते हैं। इतनी चीज़ें बंदा याद रखे, बंदा पहले स्केची याद करे कि बंदा ये याद करे। तो जी इसका ये है कि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन, पायोजीन जो है ना, पायो पस से निकला है, इसका मतलब जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन इन्फेक्शन कर रहा होगा ना, वो थोड़े से इन्फ्लेमेशन टाइप होंगे, ठीक है, जो इससे डिजीजेज हो रही होंगी, और इसकी डिजीजेज ज़्यादा हैं। फिर स्ट्रेप ए गैलेक्टी, उसमें वो जो बच्चा था जिसने सर पे पहना हुआ था ना, तो ये मेनिंजाइटिस कर रहा होगा, ठीक है, और ये बेसिट्रेसिन रेजिस्टेंट है। फिर एंटीरोकोकस फेसियालिस, वो 6.5% NaCl आपको दिखाया था, और वो बोविस नहीं करता ग्रो 6.5% से लाइन में। एस नमूने जो है वो मैंने आपको बता दिया कि बाइल सोल्यूबल भी था और वो ऑप्टोचिन सेंसिटिव भी था, और विरिडेंस जो है वो ऑप्टोचिन
इनहिबिट करता है ऑप्टोजिन को, ऑप्टोजिन रेजिस्टेंट है और बाइल सोल्यूबल भी नहीं है। दोनों में नो आया, नॉट बाइल सोल्यूबल, नॉट ऑप्टोजिन रेजिस्टेंट। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बता दिया कि विरिडेंस और एस नमूने ये दोनों अल्फा हीमोलिसिस करते हैं। ठीक है, ग्रीन जोन बनती है। ग्रीन जोन क्यों बनती है? क्योंकि जब ये हीमोलिसिस क्या होता है, आरबीसी को तोड़ना, जब आरबीसी टूटता है ना तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन किसी कंपाउंड में कन्वर्ट होगा, उस चीज़ का कलर आ रहा होता है। तो बेसिकली अल्फा हीमोलिसिस में क्या होता है कि कंप्लीट हीमोलिसिस नहीं होती, तो वो जो हीमोग्लोबिन टूट रहा है ना वो बिलीवर्डिन में कन्वर्ट होता है, उसका ग्रीन कलर आता है। तो ये एस नमूने विरिडेंस में ये होता है। और जो ऊपर वाले दोनों है ना, पायोजीन्स और एगलैक्टी, ये कंप्लीट हीमोलिसिस करते हैं, बीटा हीमोलिसिस करते हैं। सही, ओके। ओके जी, चलें अब हम आगे देखते हैं। ये तो मैंने बीटा हीमोलिसिस का आपको बता दिया है। अच्छा, एक और चीज़ होती है इसमें कि जो इंपॉर्टेंट एंटीजेंस हैं, ठीक है, जो बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई के, बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई कौन कौन से दो हैं, यानी बीटा हीमोलिसिस कौन से कर रहे थे? बीटा हीमोलिसिस स्ट्रेप्टोकोकाई का मतलब ये है लेविंसन से कि एस पायोजीन्स और एस गिलेक्टी की बात हो रही है। अब सही, अब देखो उसमें वो बात करें सी कार्बोहाइड्रेट, दो एंटीजन होते हैं ये इन दोनों के अंदर। किन दोनों की बात जी? ये दोनों जो बात करें पायोजीन्स और ए गैलेक्टी, इनमें क्या होता है कि सी कार्बोहाइड्रेट और एम प्रोटीन होती है। एम जो सी कार्बोहाइड्रेट है ये भी एंटीजन है। ठीक है, ये बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई पर, ठीक है, एस पायोजीन और एस ए गैलेक्टी पर। और जो एम प्रोटीन है ना, इसके बारे में बताते हैं कि बहुत खास चीज़ है ये जो है ना, ये भी विरुलेंस फैक्टर है। विरुलेंस फैक्टर क्या होता है कि कोई चीज़ जो किसी को नुकसान पहुंचा सकती है, यानी कि एक खास किस्म का मटीरियल जो बैक्टीरिया के पास है, जो डिजीज़ कोज करने के लिए हो सकता है या उसकी प्रोटेक्शन के लिए। अब ये जो एम प्रोटीन है ना, ये बैक्टीरिया को ना एंटीफेगोसिटिक बनाती है, यानी कि ना ये जो C3b कॉम्प्लेक्स होता है, ये इम्यूनिटी में आपने पढ़ा होगा फिजियोलॉजी में, पुराने ज़माने में जब आप छोटे छोटे थे, यानी कि सेकेंड ईयर MBBS में। तो ये इनएक्टिवेट करती है C3b को, जिससे क्या होता है कि वो ना C3b की ज़रूरत होती है ताकि वो फेगोसाइटोसिस जो है ना उसको करवाने में मदद देता था। C3b इनएक्टिवेट होगा तो फेगोसाइटोसिस नहीं होगी। ये थोड़ा सा इम्यूनिटी के अंदर था। ठीक है, ये वाली बात फिजियोलॉजी में आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एम प्रोटीन जो है ये काम इसका एम प्रोटीन का होता है। ठीक है, इसके तकरीबन 100 सीरोटाइप्स होती हैं। बाकी ये है कि जो एस पायोजीन है ना, उसके बारे में मैंने बताया हुआ है कि एडियोमेटिक फीवर भी करता है। इसके अलावा ये किडनी को भी नुकसान पहुंचाता है। एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस बोलते हैं जिसे ACN, ठीक है, ये करवा रहा होता है। ये क्या करता है, जो ये ना जाके स्टिक कर जाता है चीज़ों के साथ, इसलिए भी। अच्छा, किडनी को ना नुकसान ये इसलिए पहुंचाते हैं कि ये पार्टिकल्स जो है ना जब किडनी से गुजरने लगते हैं तो बड़े होते हैं, ख़ासतौर पे अगर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं और बड़े होते हैं, वो नहीं गुजर पाते तो वो वहाँ पे स्टक कर जाते हैं। तो वो जो ग्लोमेरुला या नेफ्रॉन्स वगैरह होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो किडनी के ऊपर इफेक्ट आ रहा होता है। तो जैसे एस पायोजीन्स का रहा है, एस पायोजीन्स की ना सबसे ज़्यादा इसकी डिजीज जो है इससे रिलेटेड क्लिनिकल और साइन एंड सिम्टम्स जो है ना वो आप देखोगे। अच्छा, आगे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन कैसे की। मैंने आपको क्लासिफिकेशन बता दी है इसी से कि क्लासिफिकेशन ना इन्होंने इस तरह से किया कि ग्रुप में डिवाइड किए। वो ग्रुप इन्होंने A से लेके U तक बनाए हुए हैं। ठीक है, A के अंदर एस पायोजिन आता है, B के अंदर ए गैलेक्टी आता है, और जो C है वो इतना कॉमन नहीं है। D के अंदर फिर सियालिस और बोविस आता है। इन दोनों की कोई क्लास नहीं। ठीक है, ये दोनों फारिग हैं। और जो हमारे पास बाकी है ना, जो बचते हैं C और बाकी जो E से लेके U तक, वो सारे उन्होंने कह दिया अनकॉमन है। ठीक है, अब आगे वो क्या बात करते हैं कि जो ग्रुप A है ना स्ट्रेप्टोकोकाई, ये मैंने आपको बता दिया। A में कौन सा आता है, पहले वाला पायोजीन। तो पायोजीन जो है ना इसकी सबसे ज़्यादा डिजीज़ हैं। अब P से पायोजीन और P से फेरेंजाइटिस। सही, P से पायोजीन, P से फेरेंजाइटिस। आपका गला ख़राब होता है तो कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो सकता है, स्ट्रेप पायोजीन इन्वॉल्व हो सकता है। एक जो है ना बहुत कॉमनली जो चीज़ कर लेते हैं ना फेरेंजाइटिस को, वो एस पायोजीन होता है। ठीक है, इसके अलावा ये स्किन इन्फेक्शन भी करती है। उसमें मैंने कह दिया कि कौन सी दो चीज़ें करती है, लिपोटिकोइक एसिड और एम प्रोटीन। एम प्रोटीन मैंने आपको पहले बता दिया था कि फेगोसाइटोसिस नहीं होने दे रही थी। उसके बाद वो ग्रुप बी का थोड़ा सा जिक्र करें। मैंने जितनी बातें जिक्र करें मैंने आपको बता दी हैं। ग्रुप बी जो है ये क्या था, ये जो है वो फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में रहता है। और फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में अगर ये रहता है ना तो ये बच्चे के अंदर क्या करता है कि न्यूनेटल मेनिंजाइटिस और सेप्सिस करता है। अब ये देखो, ये ए गैलेक्टी की तस्वीर है, गैलेक्टी यानी गैलेक्सी। ठीक है, बीटा हिमोलिसिस कर रहा है, हिपेरेटिव टेस्ट पॉजिटिव है, और बच्चे के अंदर ये बच्चा बनाया हुआ, बच्चे के अंदर इसका सर के ऊपर कैप्सूल है ना, तो कैप्सूल भी होता है, ये कैप्सुलेटेड होता है, और साथ में मेनिंजाइटिस और न्यूनेटल सेप्सिस कर रहा है। ठीक है, और अगर ये बच्चे के अंदर कर रहा है तो डेफिनेटली मदर से आया होगा ना, तो ये चीज़ क्योंकि ये वुमेन के जेनिटल ट्रैक्ट में रहता है, जो ग्रुप बी में है ए गैलेक्टी वो।
आगे बात करते हैं ग्रुप डी पे। मैंने आपको बता दिया एंटीरोकोकाई जो है कौन से होते हैं, जो कोलोन के अंदर रहते हैं, ठीक है। और बाकी 6.5% सेलाइन वाली बात भी मैंने आपको बता दी है। इसको ट्रीट करने के लिए क्या तरीका होता है कि एंटीरोकोकाई को किल करने के लिए ना तरीका ये है कि पेनिसिलिन और माइनोग्लाइकोसाइड साथ में दो, इन दोनों को ना सिनर्जिस्टिक एक्शन होता है। वैसे तो फार्मा की बात है लेकिन मैं बता देती हूँ बिकॉज अगर पता हो तो अच्छी बात होती है। पेनिसिलिन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, ठीक है, इसने सेल वॉल ख़राब करनी है। अमाइनोग्लाइकोसाइड जो है ना ये प्रोटीन सिंथेसिस में जाता है, तो सिनर्जिस्टिक इस तरह से बन जाता है कि पेनिसिलिन सेल में सुराख करता है और अमाइनोग्लाइकोसाइड अंदर पहुंच जाता है और फिर अपना काम दिखाता है, ठीक है। तो ये दोनों का काम फिर सिनर्जिस्टिक होता है कि दो चीज़ों ने मिलके काम किया और अच्छा काम कर दिया, ठीक है। अकेले अकेले काम करते तो इतना अच्छा नहीं होना था जितना दोनों ने मिलके कर दिया। दूसरी चीज़ ये है कि वैनकोमाइसिन जो है वो दी जा सकती है, लेकिन वैनकोमाइसिन से रेजिस्टेंस भी आ चुकी है। सो रेजिस्टेंस तो हमने हर चीज़ से डेवलप कर ली हुई है, हर चीज़ में उठा के हम जो है वो बड़ी वाली एंटीबायोटिक दे देते हैं, यानी कि चिड़ी को तोप से मारने की कोशिश करते हैं हम अपनी पूरी। ओके, फिर ये हो गया। उसके बाद जो है हमारे पास, हाँ ये मैंने आपको बता दिया, एक तो वो था एंटीरोकोकस फेसियालिस जिसका मैंने आपको बताया था। अब दूसरी चीज़ आगे क्या आ रही है, ग्रुप डी के अंदर एस बोविस का जो है थोड़ा सा उल्टा है। एंटीरोकोकस फेसियालिस चीज़ों को ना कंपेयर करें, आसान रहेगी। एंटीरोकोकस फेसियालिस जो फेसियालिस था वो क्या था, 6.5% NaCl में ग्रो करता है और एस बोविस ग्रो नहीं करता 6.5% NaCl में। ई फेसियालिस जो है वो क्या करता था, वो पेनिसिलिन से किल हो रहा था, साथ में माइनोग्लाइकोसाइड दिया था। और जो ये वाला है ये पेनिसिलिन जी से किल नहीं हो रहा, ठीक है, सॉरी किल्ड बाय पेनिसिलिन जी, ठीक है। एस बोविस पेनिसिलिन जी से किल हो जाता है, उसमें हमने पेनिसिलिन के साथ माइनोग्लाइकोसाइड भी दी थी, ठीक है। देयर इज अ करेक्शन। ओके, उसके बाद हमारे पास है, ये तो हो गया बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है। अब आगे जो है वो कह रहे हैं नॉन बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। उसमें कौन से आते हैं, दो, उसमें आते हैं नमूनिया और विरिडेंस, क्योंकि ये दोनों अल्फा करते थे। अब इनका थोड़ा सा तस्करा कर लेते हैं। नमूनिया एस नमूनिया है तो उसने क्या करना है, नमूनिया करना ही करना है, ठीक है। साथ में दो चीज़ें और करता है, वो ओटाइटिस मीडिया करता है और मेनिंजाइटिस करता है, ठीक है। विरिडेंस जो है वो एंडोकार्डाइटिस करता है, क्योंकि विरिडेंस जो है ना ये जाके ना अंदर हार्ट के साथ जाके जुड़ जाता है, ये हार्ट दिल को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। और जो विरिडेंस है ना ये हमारे पास कहाँ पे, फेरिंग्स में पड़ा होता है आमतौर पे। अच्छा, आगे आते हैं, कुछ थोड़ा सा जिक्र इन्होंने किया हुआ है पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकाई का। इसके बारे में ये है कि ये इतना कॉमन नहीं, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने जिक्र किया है कि ये मिक्स्ड एनारोबिक इन्फेक्शन करता है, ठीक है। मिक्स्ड एनारोबिक इन्फेक्शन करता है जिसका मतलब है कि इसमें मल्टीपल बैक्टीरिया आएंगे, ठीक है, और इन्फेक्शन जो है ये कोज कर रहा होगा। और इसके अलावा ओरल फ्लोरा में होता है, ठीक है, फाउंड इन ब्रेन एब्सेस एंड डेंटल सर्जरी। इंपॉर्टेंट टेबल जो है ना वो ये वाला है, अगर आपको ये टेबल आ जाए ना तो अच्छी बात है। अब देखो जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि एस पायोजिन जो है वो 3 तरह की पैथोजेनेसिस में इन्वॉल्व है। एक पायोजेनिक यानी पस वाली, यानी कि इन्फ्लेमेशन टाइप, इसमें डिजीज़ आएंगी। दूसरी टॉक्सिजेनिक यानी कि टॉक्सिन रिलेटेड। तीसरी है इम्यून मीडिएटेड, ठीक है, यानी कि वो इम्यूनिटी वगैरह को अफेक्ट करके फिर जो करिए। जो पायोजेनिक है ना उसमें आगे फर्दर दो चीज़ें आती हैं कि लोकल है या डिजामिनेटेड है, ठीक है। लोकल है ना तो इम्पेडिगो, सेल्यूलाइटिस, ठीक है, ये चीज़ें आ जाएंगी। सेल्यूलाइटिस जो है इसकी यहाँ पे उन्होंने पिक भी दिखाई हुई है, जैसे कि ये देखो, तो ये स्किन की रिलेटेड है थोड़ा सा। और फेरेंजाइटिस बहुत कॉमन एस्पायोजीन करता है। अब डिजामिनेटेड अगर हो जाएगा तो फिर तो जाहिर है सेप्सिस होगा अगर फैल जाएगा। टॉक्सिजेनिक है कि टॉक्सिन रिलेटेड कौन सा करता है, एक तो स्कारलेट फीवर करता है, दूसरा टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कहाँ पढ़ा था पहले, कहाँ पढ़ा था, स्टैफ यूरियस में पढ़ा था आपने, याद है कि मैं ले जाऊँ पीछे, देखें ये पिछला पेज 111 खोला मैंने, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम ऐसे यूरियस में भी पढ़ के आए थे। तो जो स्ट्रेप में टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो रहा है ना, तो वो ये कह रहे हैं कि ये भी तकरीबन उसी हिसाब जैसा जिस तरह का स्ट्रेप में हुआ था। ओके, तीसरी चीज़ है इम्यून मीडिएटेड पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल। इसमें क्या होता है, रिमेटिक फीवर और एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। आपको सिनेरियो आ सकता है जिसमें ये सारी चीज़ें दी हों कि जी पेशेंट है उसको फेरेंजाइटिस भी है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम भी है, रिमेटिक फीवर भी है, इस तरह से करके तो नाम बताओ और आगे कुछ पूछ सकते हैं। फिर बाकी जो चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ कि ए गैलेक्टी जो है यूनिटल सेप्सिस करेगा, ई फेसियालिस जो है यूटीआई और एंडोकार्डाइटिस करता है, ठीक है। एस बोविस जो है वो भी एंडोकार्डाइटिस करता है, नमूनिया ने नमूनिया ही करना है, और टाइटस मीडिया और मेनिंजाइटिस, ठीक है। विरिडेंस जो है वो एंडोकार्डाइटिस करता है, ठीक है। ये चीज़ एक बार देख लीजिएगा, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है।
ट्रांसमिशन जो है ये ओरोफेरेंक्स में मोस्टली जो है ना, जैसे विरिडेंस रिसाइड कर रहा होता है, एस्पायोजिन स्किन में होता है। ए गैलेक्टी जो है वो बच्चे के अंदर पहुंचा था ना, तो कैसे पहुंचा था, इन्फेंट में विजाइना के अंदर होगा तो वहाँ से चला जाएगा। पैथोजेनेसिस जो है वो इसकी ये वाली मैंने आपको बता दिया, यहाँ से 3 मेथड थे। और एम प्रोटीन जो है उसका मैं आपको बता चुकी हूँ। अब ना टॉक्सिक फैक्टर्स की तरफ आओ, ये पेपर में आएगा आपको कि ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई जो है ना, ये किसकी बात हो रही है, एस्पायोजीन की। उसके अंदर जो है वो 4 एंजाइम कौन से हैं जो कि पैथोजेनेसिस करते हैं। एक है हियालुरोनिडेज, ये जो एंजाइम है ना, ये हियालुरोनिक एसिड को डिग्रेड करेगा। ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा चाहिए, तो ये वैसे गर्ल्स को पता होता है, वो यूज़ भी करती हैं। तो ये अगर नहीं होगा तो सेलुलाइटिस होगा, स्किन का इन्फेक्शन होगा। स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज बेसिकली क्या है कि फिब्रिनोलाइसिन जो है ना, अगर किसी को अपनी पुरानी वाला नॉलेज याद है जो आप पहले पढ़ के आए हो, ये प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करता है। और ये एक प्रोटीन होती है प्लाज्मिनोजन, उसे वो इनएक्टिव है, प्लाज्मिन में कन्वर्ट होगी तो एक्टिव होगी। जब ये प्रोटीन एक्टिव होगी ना, तो ये डिसॉल्व करेगी क्लॉट को, ठीक है, फिब्रिन, क्लॉट ख़त्म होगा, थ्रोम्बाइक ख़त्म होंगे, तो ये तो फ़ायदेमंद चीज़ हो सकती है, हार्ट अटैक के पेशेंट में इस्तेमाल हो सकता है। डीएनएस जो है ये डीएनए को ख़राब करेगा। आईजीजी डिग्रेडिंग एंजाइम जो है इसमें होता है, वो एंटीबॉडी जो होती है ना, उसके अंदर ये आप अगर एंटीबॉडी बनाना तो एंटीबॉडी में 2 हैवी चेन होती हैं, 2 लाइट चेन होती है, वाई की फॉर्म में होती है, तो ये उसकी हैवी चेन जो है ना उसको ख़राब करता है। बाकी टॉक्सिक फैक्टर्स जो है वो उसमें देख लो कि इरेथ्रोजेनिक टॉक्सिन जो है वो 5 इंपॉर्टेंट टॉक्सिन या हिमोलिसिन है। स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ, स्ट्रेप्टोलाइसिन एस, पायरोजेनिक टॉक्सिन, एक्सोटॉक्सिन बी। इनके नाम याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट में आ सकते हैं। इरेथ्रोजेनिक टॉक्सिन रैश करता है स्कारलेट फीवर में। स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ ये हीमोलाइसिन है, ठीक है, यानी आरबीसी को तोड़ेगा। ऑक्सीजन से ये इनएक्टिवेट हो जाता है, तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन लेबाइल है, ठीक है। और इसके अलावा ये रोमेटिक फीवर में दिख सकता है। स्ट्रेप्टोलाइसिन एस ये ऑक्सीजन स्टेबल है। स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ ऑक्सीजन लेबाइल था, ओ से भागता है, ओ से ऑक्सीजन, ठीक है, तो ओ से भागता है तो ऑक्सीजन लेबाइल, और एस जो है वो ऑक्सीजन स्टेबल है, एस से स्टेबल, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने याद रख लेना है, ये एंटीजेनिक नहीं होता। फिर पायरोजेनिक टॉक्सिन जो है वो एक्सोटॉक्सिन ए और दूसरा क्या एक्सोटॉक्सिन बी। एक्सोटॉक्सिन ए, एक्सोटॉक्सिन बी। एक्सोटॉक्सिन ए टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करता है, एक्सोटॉक्सिन बी प्रोटीएज वगैरह, ठीक है, उसमें आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा ग्रुप बी स्ट्रैप उसके अंदर वही था, बाकी चीज़ें वही हैं। क्लिनिकल फाइंडिंग्स जो है ना ये वही हैं, रिपीट होके आ रही हैं, जो मैंने आपको बता दी हैं कि जी मैंने फेरेंजाइटिस होगा, ये होगा। फेरेंजाइटिस ठीक नहीं करोगे तो अगर एस स्ट्रेप पायोजीन्स का, तो वो चला जाएगा और टाइटस करेगा, साइनोसाइटिस करेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और जो है वो फ्लैश ईटिंग जो है उसमें भी जाएगा ये। बाकी जो चीज़ें ना वो तकरीबन यहाँ पे सेम डिट्टो वही हैं जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। और उसके अलावा एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस का मैंने आपको बता दिया, एक्यूट रूमेटिक फीवर। लैब डायग्नोसिस जो है इसकी तरफ आते हैं, वो तकरीबन टेबल से रिलेटेड ही है, मैंने आपको बता दी। लैब डायग्नोसिस आपकी एरी बेसिट्रेशन सेंसिटिव है, एस्पायोजीन, रेजिस्टेंस है, ए गैलेक्टी, ठीक है, ग्रो करेगा 6.5% सलाइन में, फिर सियालिस नहीं करेगा तो वेस्ट बोविस है, बाइल सोलूबल है, और ऑप्टोचिन सेंसिटिव है नमूने, और विरिडेंस जो है वो इसका ऑपोजिट आ जाता है, ठीक है। लैब डायग्नोसिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, अगर फेरेंजाइटिस है तो थ्रोट का स्वाब लेके आप उसको भी टेस्ट कर सकते हो, और दूसरा जो हीमोलिसिस वाला बताया हुआ है वो भी परफॉर्म करो, ठीक है। बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और सीरोलॉजी मैं आपको लास्ट में यहाँ पे जिक्र करके आई हूँ ना, स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ में कि वो एंटी रूमेटिक फीवर के अंदर आपको ज़्यादा मिलेगा, तो ज़ाहिर है वो वाली चीज़ जो है वो आप सीरोलॉजिकल टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो, आपको रूमेटिक फीवर में ज़्यादा मिलेगा। ट्रीटमेंट इसका क्या हो सकता है, ट्रीटमेंट में बताते हैं। आप पेनिसिलिन यूज़ कर सकते हो, स्ट्रेप पायोजीन्स के लिए अमोक्सिसिलिन यूज़ कर सकते हो। अगर पेनिसिलिन से एलर्जी आप क्लिंडामाइसिन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बाकी चीज़ें वही हैं जो पहले बता दी हैं कि एंटीरोकोकस के लिए मैंने आपको बताया था पेनिसिलिन के साथ अमाइनोग्लाइकोसाइड दो। वैंकोमाइसिन से अगर रेजिस्टेंस है तो लिंजोलिड और डैप्टोमाइसिन दे सकते हैं, ठीक है। आपको स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना चाहिए। आगे जो चीज़ है ना प्रिवेंशन, इसको एक बार देख लेना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होगा। डिजीज़ एस नमूने की ये मैंने आपको बता दी है, इनमें इतना वो चीज़ नहीं है, जो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया ना वही चीज़ें हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट इसके साथ हमारा ये स्टेप कंप्लीट होता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।